गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब इसमें सिलेबस क्या है आपका। क्योंकि आप देखिए होता क्या है, हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होता है तो आधी चीज़ छोड़ दिए, उससे क्या होगा, वहीं से क्वेश्चन आ गया जो आपने छोड़ा है। तो इसलिए हमको सबसे पहले जानना होता है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाले सेक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लें क्या क्या हमको पढ़ना है, फिर आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी मीन्स हिंदी में पारिस्थितिकी क्या है। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है, मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, मतलब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद इसमें एक आता है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, फिर आएगा बायोम। बायोम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए इसी में से डायरेक्ट बायोम क्या है, इसी से प्रश्न आ जाता है। आपने सिलेबस ध्यान ही नहीं दिया कि बायोम क्या है। फिर चौथा जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है जैव भू रासायनिक तत्व। जैव भू रासायनिक तत्व, बायो जियो केमिकल साइकिल, रासायनिक चक्र, तत्व तो नहीं चक्र। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक इस सेक्शन पढ़ने हैं आपको, और 5 टॉपिक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता है। आरओ में तो बहुत ज़्यादा आता है। आरओ के एग्ज़ाम में अगर आप देने जा रहे होंगे, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आ गई या इन्वायरमेंट का सेक्शन ज़्यादा होगा। तो अब छोटे छोटे एग्जाम में भी आने लगा है, इन सब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। होता क्या है कि देखिए अभी जैसे पुलिस का रिजल्ट निकला है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो बच्चे सिर्फ पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमको मिले, वो क्या हो गए, उनका नहीं हो पाया है। तो क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में जो बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कभी कभी लोग छोटे एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप हमेशा बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। जब आप बड़ा कोई काम सोचते हो तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करते हो ना। और छोटा से पहले लेकर चलोगे तो फिर छोटी मेहनत करोगे, फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा दूर रहता है। और मेरा मानना है अगर 8 महीने आप रेगुलर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने ये बताया ना कि शुरू किया, तो सबसे पहले हम सिलेबस आपको बता रहे हैं कि सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन पूरा ख़त्म हो गया, तो इन्वायरमेंट में आपने देखा सारे पॉल्यूशन आपको पढ़ा दी गई। इन्वायरमेंट क्या है, फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें आपको डिटेल पढ़ा दी गई हैं। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट में पूरा आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, सब रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, लाइव भी है। ठीक, और उसके बाद आपने नदियाँ देखा था, तो इंडिया की सारी मैंने नदियाँ आपको पढ़ा दी हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो अब हमारा ये वाला सेक्शन चल रहा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोलॉजी है क्या। जैसे हमको मान लीजिए इकोलॉजी पढ़ना है, तो हम ये जाने कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। जब आप मतलब समझते हो तभी क्वेश्चन को सही कर पाते हो। ठीक है, तो इकोलॉजी जो मतलब है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइकोस प्लस लॉजी, 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, आइकोस और लॉजी, जिसमें आइकोस प्लस लॉजी से मिलकर ये बना इकोलॉजी आपका। आइकोस का मतलब होता है घर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि घर का अध्ययन है इसमें, घर का अध्ययन। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है किसके घर का अध्ययन, है ना। जैसे आपके घर है तो ठीक है, आपके घर में कभी मान लीजिए कभी कभी आप सोचते होंगे, सबका रोल अलग अलग है ना, मम्मी का रोल, पापा का रोल, दादा दादी का रोल, भाई बहन का रोल, सबका अलग अलग रोल है ना। वैसे ही
जब हम पृथ्वी को अपना घर मान लें, पृथ्वी को क्या मान लें, अपना घर मान लें, तो उसमें रहने वाले हर सदस्य का बारे में समझें, उनके स्वभाव को समझें, उनके कार्य पद्धति को समझें, ठीक है, तो और उसका अध्ययन करें, उसके अनुसार हम व्यवहार करें, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में क्या है, जीवधारी, जो जीवित जीवधारी हैं, ठीक है, जो जिसमें जान है, जो सांस लेते हैं, जीवधारियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। जीवधारियों का, इसकी डिफिनीशन यही है, जीवधारियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। मतलब इसमें दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, जीवधारी जिसमें जीव हैं, जिसमें जान है, जिसमें आ गए कौन सा, मनुष्य आ गया, सारे जीव जंतु आ गए, कीड़े मकोड़े सब कुछ, ठीक है, जीव जंतु हो गया, वनस्पतियां हो गई, ठीक। इनका अपने भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ठीक है, और सब जो प्रकृति प्रदत्त हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसका विकास नहीं हो सकता है। जीवित किसे कहते हैं, जीव के जो अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सके, है ना, रिप्रोडक्शन के माध्यम से, और जो ना उत्पन्न कर सके वो निर्जीव हैं या भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें मिट्टी, जल, ये तो इन्हीं जीवधारियों का इनके साथ क्या आपसी संबंध है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में क्या है कि आप भाई बहन हो, मम्मी पापा हैं, तो कभी कभी पूरा घर खुश हो जाता है, होता है, कोई अच्छी बात हो गई, कुछ ज़मीन वमीन आपको मिल गई, कहीं से किसी की सर्विस लग गई, सब लोग, या किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, मैरिज एनिवर्सरी आ गई, तो सब लोग खुशी से जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, बाहर जाते हो, हंसी खुशी से आते हो, आप लोग, पूरा घर एंजॉय करता है ना। लेकिन कभी क्या हो गया, दो भाई में लड़ाई हो गई, ज़मीन को लेकर विवाद हो गया, हाँ, मम्मी पापा में बैर हो गया, कभी कभी चाचा ताऊ में हो गया, तो क्या होगा, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना, ठीक है। ज़मीन को लेकर विवाद हो गया तो भौतिक चीज़ों के साथ हो गया नहीं, ज़मीन मिट्टी के साथ उनका विवाद हो गया, तो क्या होगा, उससे पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, है ना। और उस डिस्टर्बेंस का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, नहीं पड़ता है। जब आप खुश रहते हो, एंजॉय करते हो, तब दूसरा मन होता है आपका। लेकिन जब आपके को डिस्टर्ब कोई करता है या कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है आपके सामने, तो आपका मन कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है, आपकी प्रगति रुक जाती है ना, बीमारियां आपको होने लगती हैं नहीं, कहते हैं हमेशा बहुत परेशान है, आजकल बहुत परेशानी चल रही, ठीक है ना। तो आप परेशान हो जाओगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। मतलब अगर आप जीव हो और ये अजीव हैं या निर्जीव है, इसमें अगर संबंध अच्छे हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तब तो सब कुछ कुशल मंगल चलेगा। लेकिन अगर संबंध खराब हुए तो पॉल्यूशन होएगा, प्रदूषण हो जाएगा ना। प्रदूषण वाले सेक्शन में मैंने इसीलिए पढ़ा दिया सब कुछ पहले कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण अगर होगा तो कैसे कैसे बीमारियां होंगी ना। अभी दिल्ली में देखिए, तो यहाँ पर भी अगर इनके आपस में संबंध अगर बिगड़ते हैं जीव और अजीव का, तो समस्या सबको झेलनी पड़ती है। संबंध अच्छे हैं तो सब लोग खुशहाल रहेंगे। इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है क्या है, इकोलॉजी। दिस इज स्टडी ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एलिमेंट्स इन नोन एज इकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अध्ययन है ये, हैं? इस शब्द को किसने दिया, इकोलॉजी को? इकोलॉजी का शब्द जो है जर्मन प्राणी शास्त्री थे, बायोलॉजिस्ट, जर्मन जियोलॉजिस्ट जो है अर्नेस्ट हैकेल। पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, अर्नेस्ट हैकेल कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया इस शब्द को? तो अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे जर्मनी मैंने नाम लिया, मैं चूंकि भूगोल का छात्र हूँ, भूगोल पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मेरा मतलब ये होता है कि हर शब्द आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। तो क्या आपको जर्मनी का मानचित्र दिखाई दिया, जर्मनी का कोई नक्शा दिखाई दिया, जर्मनी देश कहाँ है, किस महाद्वीप में है? अगर दिखाई दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दिया तो मैं आपको मैपिंग में पढ़ाऊँगा हर देश बना बना के, ठीक है, हाथ से, जिससे आपको पूरी ज्योग्राफी एकदम रटी होगी। और मेरा ये मानना होता है कि जिसकी ज्योग्राफी वीक है
उसको सिलेक्शन लेने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो एकदम जीवंत विषय चलता रहता है, ठीक है, कि जहाँ न्यूज आई किसी देश का नाम लिया गया, तुरंत आपके दिमाग में वो देश आ जाए, कहाँ मैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, सब कुछ आपको दिखना चाहिए। कब बारिश हुई, कब तो कैसे बारिश होती है, कैसे हवाएं चलती हैं, सब हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। चलिए, तो अर्नेस्ट हैकेल जो है कहाँ के थे, जर्मनी के थे। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, कब किया, 1869 में। सन याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकेल जर्मन प्राणी शास्त्री थे जिन्होंने ये शब्द इकोलॉजी को दिया 1869 में, और इन्होंने बताया जीवधारियों का अपने भौतिक तत्वों के साथ अध्ययन क्या है, इकोलॉजी। सबको समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब जो इसके बाद आता है अगला शब्द, तो इकोलॉजी में आपको 3 चीज़ें याद करनी है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, ठीक है। इसीलिए इन्हें इकोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल ने। कब दिया? 1869 में दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवधारियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन है इकोलॉजी, ठीक है। और ये कहाँ के थे अर्नेस्ट हैकेल? जर्मनी के थे। क्या थे? प्राणी विज्ञान शास्त्री, ठीक है, जियोलॉजिस्ट थे। तो ये 4 शब्द इसमें से आएंगे, यही क्वेश्चन आपको आता है, मेंस में लिखने को आएगा तो डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। चलिए, अब अगला जो इसमें जुड़ा हुआ है इकोसिस्टम, ये बड़ा टॉपिक है। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, इसमें भी एक निश्चित दायरा ले लिया जाता है, इसमें भी अध्ययन ही होता है, समझ लीजिए। इसमें भी जिसमें जीव का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन इसमें भी होता है, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ें इसमें और शामिल हो जाती हैं। उसमें एक निश्चित क्षेत्र होगा। अब दूसरा शब्द है, लिख लीजिएगा पहले तो, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द को तो दिया था एजी टांसेल ने। किसने दिया था? एजी टांसले। कब दिया था? 1955 में, ठीक है, 1955 में इस शब्द का प्रयोग किया। इसको भी याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकेल उसको इकोलॉजी और टांसेल ने 1955 में दिया पारिस्थितिकी तंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं थी इकोलॉजी में, लेकिन इसमें एक सीमा निर्धारित है, एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है। क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में जीवधारियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन, जिसमें ऊर्जा प्रवाह दिखाई दे। क्या दिखाई दे? ऊर्जा प्रवाह दिखाई दे और पोषण स्तर दिखाई दे। पोषण स्तर दिखाई दे, क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। देखिए, मैं इसको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे आपके शरीर में कई सिस्टम है ना, नर्व सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है ना। अब पूरा शरीर मिलके बनता है, तो इसका एक निश्चित दायरा हुआ कि नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास गए, कहते हैं कोई दिमाग से बीमारी है, आपको नींद नहीं आ रही, चक्कर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, घबराहट हो रही, झंझनाहट हो रही, तो कहते हैं कि चलो न्यूरो प्रॉब्लम है आपको। तो मतलब ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम है, कि पूरे शरीर में कह देते हैं प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो न्यूरो कहता है CT स्कैन करवाइए, करवाइए। वैसे इकोसिस्टम में कोई निश्चित क्षेत्र लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका एक एरिया डिसाइड रहेगा। तो फिर इसमें और दूसरी चीज़ क्या हुई कि निश्चित क्षेत्र होगा, जीवधारी होंगे, जीव होंगे, प्लस अजैविक तत्व होंगे, जीवधारी होंगे और अजैविक तत्व होंगे, मतलब भौतिक तत्व होंगे जिसमें जीवन नहीं होता है। इसमें भी आपस में अध्ययन ही है, लेकिन इसमें यह भी दिखाई दे कि ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा का फ्लो कैसे चलता है, और पोषण स्तर, खाना कहाँ से इनको मिलता है, ठीक है। जैसे एक आप ये समझ लीजिए, आपका घर है, तो घर में क्या बच्चे जो हैं या बड़े हैं, सबका काम अलग अलग है नहीं, तो पैसा कमा के कौन लाता है ना। जैसे घर में किसी के आप जाते हैं तो पता चलता है, उससे घर की स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि किस घर में पैसा कमाने वाले लोग कौन कौन से, ठीक है। घर का काम में सबको खाना पीना बना के कौन कौन दे रहा है, देखा जाता है नहीं देता है,
किसी किसी घर में महिलाएं दे रही हैं, किसी में पुरुष दे रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही देती हैं, लेकिन अब समाज बदल रहा है तो अब पुरुष भी खाना बना के देने लगे हैं। तो वैसे ही जब ये निश्चित क्षेत्र होगा और उसमें जीव और अजैविक तत्वों, बायोटिक और अबायोटिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें दो चीज़ और देखी जाएगी, ऊर्जा का फ्लो कैसे है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, और पोषण स्तर, खाना कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब यहाँ पैसे से हो गया, और खाने का मतलब खाना बना के कौन सबको दे रहा है। इन तीन चीज़ों की बात इसमें की जाती है। ठीक है, उसमें सिर्फ अध्ययन था, इसमें ऊर्जा और पोषण स्तर दोनों शामिल रहेगा, प्लस इसका दायरा एक सीमित दायरा रहेगा। सॉरी, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि भारत में ही बात करते हैं या अपने गांव में ही देख लीजिए, गांव में तो नहीं, थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा लीजिए। हर क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में है, हम लोग बिहार में हैं, साउथ इंडिया में चले गए, तो क्या हर जगह जो है परिवार का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है क्या? खाना पीना एक ही जैसे बनता है? खाने पीने के स्टाइल में डिफरेंस है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित दायरे में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की डिफिनीशन क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों में है भूमि, जल, वायु, जो मैंने आपको बताया, कि ऐसे अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, परितंत्र कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग 1995 में सर्वप्रथम एजी टांसेल द्वारा किया गया। ठीक है, एजी टांसेल द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा कि ये वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है। इसको जो है हम ये सोच रहे हैं कि एक पूरा अलग से ही क्लास लें, नहीं तो क्लास लंबी हो जाती है आपकी, और आप लोग कहते हो सर बोर हो, है ना। बहरहाल अगर आप प्रिपरेशन में हो तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइव नहीं मीन्स जब हमारे सामने आप नहीं बैठे होते हो तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी हो, लेकिन फिर भी आपको 1 से 1.5 घंटे ज़रूर डेली स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, बुक्स भी पढ़नी चाहिए। आजकल का फैशन चल गया है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं बुक्स ना पढ़ो, बस सिर्फ जो मैंने पढ़ा दिया हो गया। ऐसा नहीं है। जब आप किताबें पढ़ते हो, ठीक है, तो आप अपना दिमाग भी लगाते हो। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ आप मेरे दिमाग से पढ़ रहे हो। ठीक है, देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बहकाना मेरा काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको नौकरी मिले, ज्ञान भी मिले, है ना। तो आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए, किताब ज़रूरी है। यहाँ जो मैं पढ़ाया, हो सकता है थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो कहीं पे, तो क्या करेंगे, जो आप बुक खोलेंगे, किताबें खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपको नए नए शब्द मिलेंगे। ठीक है, जब इन्हीं शब्दों को आप प्रयोग करेंगे लेखनी में, अपने लिखने में, तो आपको मेंस में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, निबंध में अच्छा नंबर मिलेगा। और जो लोग लिखते नहीं है ना, वो सफलता से दूर ही रहते हैं। इसलिए आप लिखने की आदत डालिए। ठीक है, बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन 7-8 घंटे डेली तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम परेशान हो जाइए, मस्ती करते हुए पढ़िए, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम निश्चित होना चाहिए, किताबें पढ़िए। तो मैं ये बता रहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र को किसने दिया था, एजी टांसेल ने दिया। अब इसकी 10-12 विशेषताएँ हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ना क्या है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर। इसमें आप स्ट्रक्चर में देखेंगे 3 चीज़ें आएंगी, बायोटिक, अबायोटिक और ऊर्जा, मतलब जैविक, अजैविक और ऊर्जा।
ये तीन चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं, इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ों को मिला के होता है। जैविक में क्या है, जैसे भी आप देखेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। उपभोक्ता कितने प्रकार से हैं इनको आप देखेंगे, ठीक। अजैविक तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, अन्य, ठीक है। ऊर्जा आप जान ही रहे हैं कि इसके ऊर्जा का मेन स्रोत कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। इसकी ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है, सूर्य है। अभी हमने जैसे आपको बताया, ये संरचना पढ़ेंगे, विशेषता में इसकी लगभग 12-13 विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं, और ये विशेषताओं से ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसका निश्चित क्षेत्र होता है, ये बड़ी छोटी होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये कार्यशील ऊर्जा इसमें शामिल की जाती है। कार्यशील का मतलब क्या है, ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग डिटेल समझाएंगे आपको कल, ठीक है। उसके बाद ये संरचना समझा देंगे, दोनों को बाद में समझाने के बाद फिर आ जाएगी आपकी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है। फिर पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, बायोम क्या है, भू जैव रसायन चक्र क्या है। इतना ही सिलेबस में है, लेकिन बस आज इतना ही कि आप पहले समझ लीजिए इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। घर पे जाके एक बार आप किताबें खोल के थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी विशेषताएं पढ़ लीजिए, और आप देखेंगे अभी जो आप आरओ या कोई भी एग्जाम देंगे उसमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी का ये तो पता ही हो जाएगा, किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। कब दिया, 1869 में। और इकोसिस्टम को किसने दिया, एजी टैंसरले 1955 में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बता दी गई हैं आपको, और कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से इकोसिस्टम, उसकी विशेषताएं, संरचना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे शाम को, ठीक है। 9 बजे फिर हम लोग कल बजे मिलेंगे। धन्यवाद।